आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 से सोशल साइंस बुक के चैप्टर नंबर 7 को। टाइटल है द गुप्ता एरा, एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। गुप्ता एरा का मतलब है गुप्ता काल। एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी का मतलब है एक ऐसा समय जब क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता कभी थमती नहीं थी। यानी गुप्ता काल वह दौर था जब आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स और आर्किटेक्चर हर फील्ड में लगातार नए आइडियाज और क्रिएशन हो रही थी। इसीलिए इस काल को रचनात्मकता का युग कहा गया है। चैप्टर की स्टार्टिंग में एक छोटा सा कोट दिया गया है। लिखा है इसमें, नाइदर फोर्स नॉर मेयर डिप्लोमेसी कैन एलिमिनेट इविल, कि ना तो सिर्फ फोर्स यानी ताकत से और ना ही केवल डिप्लोमेसी यानी चालाकी से बुराई को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। नॉर इन राइटियसनेस अपहेल्ड बाय फ्लैटरी अरोन, मतलब सिर्फ फ्लैटरी यानी चापलूसी से धर्म और सच्चाई कायम नहीं रहती। इट इज़ विजडम एंड नॉलेज दैट ट्रूली स्ट्रेंथन अ किंगडम, असल में किसी भी राज्य को बुद्धि और ज्ञान ही मजबूत बनाते हैं। नॉट इंटेलिजेंस इन लक्सरी, लक्सरी यानी ऐश आराम में डूबना किसी राज्य को मजबूत नहीं बनाता। ये लाइनें कालिदास ने लिखी हैं। यहां फिगर दिया गया है अजंता केव्स का। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जिनके जवाब हमें इस चैप्टर को पढ़ते वक्त मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, Who were the Guptas? Why is the Gupta period sometimes called the classical age in इंडियन हिस्ट्री? कि गुप्ता कौन थे? गुप्ता पीरियड को कभी कभी इंडियन हिस्ट्री का क्लासिकल एज क्यों कहा जाता था? इसका मतलब यह चैप्टर बताएगा कि गुप्ता काल को भारत का गोल्डन क्लासिकल टाइम क्यों माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एट दिस टाइम? जब उत्तर भारत में गुप्ता रूल कर रहे थे तब भारत के बाकी हिस्सों में दक्षिण पूर्व और पश्चिम में क्या चल रहा था, यह भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। क्वेश्चन 3, हु वर सम ग्रेट फिगर्स ऑफ दिस पीरियड एंड व्हाई डू देयर स्टोरीज मैटर्स टुडे? इस समय के ग्रेट लोग कौन थे, उनकी स्टोरीज आज भी इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब गुप्ता काल के साइंटिस्ट, राइटर्स, स्कॉलर्स आज के समय में भी हमें क्या सिखाती हैं। यहाँ पर अब चैप्टर को शुरू करते हैं। लिखा है इसमें, ध्रुव और भविष्य अभी अभी अपनी जर्नी से यानी यात्रा से पांड्या किंगडम से लौटे थे। उन्होंने स्प्लेंडिड मार्केट यानी बहुत शानदार बाजार देखे, शिप पर एक छोटा सफ़र किया और कुछ रोमन ट्रेडर्स यानी रोमन व्यापारियों से मिले जो पर्ल्स यानी मोती खरीद रहे थे। इससे पता चलता है कि उस समय इंडिया का फॉरेन ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब वे फिर से, कौन? ध्रुव और भविष्य, अब वे फिर से इतिहासा यानी उनकी टाइम मशीन यूज करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और कुछ सेंचुरीज यानी कुछ सदियों आगे जंप करना चाहते थे। वे सोचने लगे कि वह समय कैसा होगा। वे सवाल कर रहे थे आपस में कि क्या सिटीज सेम रहेंगी, क्या शहर वहां पर सेम रहेंगे जैसे आज के हैं, क्या लोग और समाज वहां पर कैसा होगा, क्या वे बदल चुके होंगे। आगे और क्वेश्चन कि उस समय गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था कैसी होगी, क्या न्यू लिटरेचर यानी नया साहित्य होगा वहां पर, क्या न्यू आर्ट यानी नई कला देखने को मिलेगी। वे और इंतजार नहीं कर पाए और जल्दी ही एक नए समय की ओर विस्क अवे यानी झट से पहुंचा दिए गए। यहाँ पर मैप सेक्शन है। फिगर 7.2 यानी यह मैप दिखाता है कि 3rd से 6th सेंचुरी CE के बीच भारत में कौन कौन से एम्पायर्स और किंगडम्स थे। गुप्ता एम्पायर उस समय का सबसे पावरफुल एम्पायर था, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य। यह 3rd से 6th सेंचुरी EC तक खूब फला फूला। इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, जिससे आज पटना कहते हैं। वकटका डायनेस्टी भारत के सेंट्रल पार्ट में शासन करती थी। उनकी कैपिटल थी नंदीवर्धना, जो आज के नागपुर के पास है। कमरुपुरा किंगडम एक इंपॉर्टेंट पावर था जो आज के असम के कुछ हिस्सों पर रूल करता था। पल्लवा डायनेस्टी
सत्यवन्हा के बाद पावर में आई। उनकी कैपिटल थी कंचीपुरम। उन्होंने 9th सेंचुरी सीई से लेटर हाफ तक शासन किया, यानी 9वीं सदी के दूसरे हिस्से तक उन्होंने शासन किया। डायलॉग बॉक्स, अब फिर से वही आ गए हैं। भविष्य भविष्य कहती है कि मेरा सिर घूम रहा है, इतने सारे किंगडम्स और एम्पायर यानी राज्य और साम्राज्य हैं कि मैं यह सब कुछ कैसे याद रखूंगी। ध्रुव कहता है चिंता मत करो, पहले समझ लेती हैं कि क्या हो रहा है तो सब याद रह जाएगा। भविष्य पूछती है कि क्या इस समय की कोई चीज आज भी हमारे आसपास देखी जा सकती है। ध्रुव कहता है चलो अपनी टाइम मशीन यूज करती हैं और खुद देखकर पता लगाती हैं। भविष्य इतिहास को एक्टिवेट करती है और वे पहुंच जाती हैं। इतिहास यानी अपनी टाइम मशीन को एक्टिवेट करती है और वे पहुंच जाती हैं मरहुली दिल्ली में, जहां दिल्ली का फेमस आयरन पिलर खड़ा था। वे पास खड़े एक टूर गाइड की बातें सुनने लगती हैं, जो इस आयरन पिलर की सिग्निफिकेंस यानी महत्व और इंपोर्टेंस को समझा रहा था। फिगर आयरन पिलर मेहरौली दिल्ली में। आगे टूर गाइड कहता है यह दिल्ली का आयरन पिलर 1600 साल से भी ज़्यादा पुराना है और आज भी रस्ट यानी बिना जंग लगे सीधा और मजबूती से खड़ा है। नॉर्मली आयरन में जल्दी रस्ट लग जाता है, लेकिन यह पिलर अलग है। यह पिलर इस बात का टेस्टमेंट यानी सबूत है कि एंशियंट इंडिया में मेटलर्जिकल स्किल यानी धातु बनाने की कला बहुत एडवांस थी। यानी उस समय के लोग आयरन को साइंटिफिकली बहुत अच्छे से समझते थे। भविष्य हैरानी से कहती है कि 16 साल पुराना और फिर भी जंग नहीं लगा, चलो इससे पास से देखते हैं। भविष्य कहती है देखो, क्या यही फेमस आयरन पिलर है? तो ध्रुव कहता है ओह वाओ, इस पर कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा। मतलब पिलर पर इंस्क्रिप्शंस हैं, कुछ लेख हैं, पर वह वो कितनी पुरानी लैंग्वेज में है, वो बहुत पुरानी लैंग्वेज में है जिसे ध्रुव पढ़ नहीं पा रहा। भविष्य सोचती है कि यह किसने बनाया होगा और क्यों बनाया होगा। चलो गाइड अंकल से पूछते हैं कि वे इसके बारे में क्या बताते हैं। टूर गाइड बताता है कि यह 6 टन वजन का पिलर चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में बनाया गया था। चंद्रगुप्त सेकंड गुप्ता डायनेस्टी का एक पावरफुल रूलर था। यह पिलर शायद सबसे पहले उदयगिरी केव्स के सामने खड़ा किया गया, जो मध्य प्रदेश में है। बाद में कुछ सेंचुरीज यानी कुछ सदियों गुजरने के बाद इसे वहां से दिल्ली लाया गया। यह पिलर लॉर्ड विष्णु को समर्पित है, उनको डेडिकेटेड यानी समर्पित है। इस पर लिखे हुए इंस्क्रिप्शन राजा के अचीवमेंट्स की तारीफ करते हैं। दोनों ध्रुव और भविष्य दोनों एक साथ कहती हैं यह तो बहुत फैसिनेटिंग यानी रोचक इंटरेस्टिंग बात है। हम इस राजा और उसके साम्राज्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो चलो अब गुप्ता साम्राज्य के इतिहास की एक एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। यहीं से चैप्टर की मेन स्टोरी स्टार्ट होती है। डोंट मिस आउट, इसमें लिखा है कि सोचिए अगर आप एक बाइसाइकिल को सिर्फ 1 साल बारिश में छोड़ दें तो उसमें जल्दी रस्ट यानी जंग लग जाएगा। लेकिन यह एंशियंट आयरन पिलर जो सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, फिर भी अनचेंज यानी बिना बदले रहा है, मतलब बिना बदले खड़ा है। साइंटिस्ट ने इसके सीक्रेट को समझने की कोशिश की। उनका मानना है कि इसमें इस्तेमाल किया गया स्पेशल आयरन और हवा की ऑक्सीजन मिलकर आयरन की सरफेस पर एक यूनिक थिन लेयर यानी बहुत ही पतली परत बना देती हैं। यह थिन लेयर आयरन को कोरोशन यानी जंग लगने से प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू पावर इमर्जिस। अ न्यू पावर इमर्जिस का मतलब है एक नई शक्ति का उदय होना। यह हेडिंग बताती है कि अब इंडियन हिस्ट्री में कई नई रूलिंग पावर्स सामने आने वाली हैं। 3rd सेंचुरी सीई यानी तीसरी सदी ईस्वी तक खुशाना एम्पायर जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट हिस्सों में फैला हुआ था, धीरे धीरे वीक होने लगा, यानी खुशान एम्पायर की पावर घटने लगी। जब खुशान एम्पायर कमजोर हुआ तो कई न्यू किंगडम्स उभर कर सामने आए। इससे एक नया समय शुरू हुआ जिसे पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन कहते हैं। मतलब छोटी छोटी शक्तियां एक मजबूत एम्पायर में बदल गई।
और इसे पूरे स्टेज पर जो न्यू एक्टर यानी नई मुख्य शक्ति बनकर उभरा वह थी गुप्ता डायनेस्टी। गुप्तास की ओरिजिन यानी उनकी उत्पत्ति को लेकर कई थ्योरीज हैं, यानी हिस्टोरियंस में इस बात को अलग अलग राय है कि गुप्ता साम्राज्य की शुरुआत या गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत कहाँ से हुई। हालांकि लेकिन ज़्यादातर हिस्टोरियन यानी इतिहासकार का मानना है कि गुप्तास की शुरुआत प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के पास एक रीजन से हुई, एक इलाके से या एक क्षेत्र से। शुरुआत में वे रीजनल रूलर्स थे, यानी छोटे इलाकों पर वे राज किया करते थे। समय के साथ साथ गुप्तास की प्रोमिनेंस यानी महत्व और पहचान बढ़ती गई और उन्होंने एक पावरफुल साम्राज्य की स्थापना की। गुप्ता पीरियड को इंडियन हिस्ट्री में बहुत रिमार्केबल यानी विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय में कई क्षेत्रों में, कई इलाकों में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यानी बड़े विकास हुए। इस काल में आर्किटेक्चर, लिटरेचर, साइंस, यह सब बहुत फ्लरिश यानी फले फूले। खासकर चंद्रगुप्त सेकंड के समय में यह विकास उनके चरम पे था और उस समय की लेगेसी यानी विरासत आज तक जारी है। आगे लिखा है आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में कि दिल्ली के आयरन पिलर पर जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं उसमें एक राजा का जिक्र है जिसका नाम है चंद्र। इतिहासकार ने इस चंद्र को चंद्रगुप्त सेकंड से जोड़ा है। ध्यान रखने वाली बात है, इसे चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश वाले से कंफ्यूज नहीं करना है, जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्ता सेकंड को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। वह गुप्ता डायनेस्टी के सबसे रिनोड यानी सबसे प्रसिद्ध रूलर्स में से, राजाओं में से एक थे। वह लॉर्ड विष्णु के भक्त थे। विष्णु का वाहन गरुड़ होता है जो कई गुप्ता इंस्क्रिप्शन में बार बार दिखाई देता है। डोंट मिस आउट इंफॉर्मेशन बॉक्स में लिखा है कि हैव यू नोटिस द सेकंड इन चंद्रगुप्त सेकंड नेम। क्या आपने चंद्रगुप्त के नाम में सेकंड नोटिस किया? हिस्टोरियंस यानी इतिहासकार ने यह नंबर इसलिए जोड़ा क्योंकि इससे पहले भी एक चंद्रगुप्त था जो उसका ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी थे। पहले बेटे का नाम दादा के नाम पर रखना एक परंपरा थी जो आज भी कुछ इंडियन फैमिलीज में फॉलो की जाती है। इससे पहले चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त फर्स्ट कहा जाता था। उसने चंद्रगुप्त एम्पायर के अर्ली एक्सपेंशन यानी शुरुआती विस्तार में बहुत क्रूशियल रोल यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट को उसके कोइंस और उसके स्ट्रेटेजिक अलायंस यानी रणनीतिक रिश्तों के लिए याद किया जाता है। इन अलायंस की वजह से, इन राजनीतिक रिश्तों की वजह से उसकी अपनी पावर को कंसोलिडेट यानी मजबूत किया और एक स्ट्रॉन्ग साम्राज्य की नींव रखी। फिगर 7.4 यह एक गोल्डन कॉइन है जिसमें राजा चंद्रगुप्त फर्स्ट और उनकी क्वीन कुमारा देवी दिखाई गई है। सिक्के के दूसरे साइड पर एक बैठी हुई देवी दिखाई देती है जिन्हें लक्ष्मी के रूप में पहचाना गया है। द वॉरियर किंग। द वॉरियर किंग का मतलब है योद्धा राजा। यह हेडिंग बताती है कि अब हम एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बहादुर, युद्ध करने वाला और साम्राज्य फैलाने वाला था। लिखा है इसमें प्रियागा प्रियासती, एक पिलर इंस्क्रिप्शन यानी एक स्तंभ पर लिखा लेख है जो प्रयागराज में है। इस इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्ता की अचीवमेंट्स की तारीफ की गई है। समुद्रगुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड के पिता थे। इस इंस्क्रिप्शन के लेख थे कोर्ट पोइट हरिसेना यानी राज दरबार के कवि। उनके अनुसार राजा की एम्बिशंस यानी महत्वाकांक्षाएं थी धरानी बंधा, जिसका मतलब है पूरी पृथ्वी को एक करना और सारे राज्य को एक साम्राज्य से जोड़ना। इस लक्ष्य को पाने के लिए समुद्रगुप्ता ने कई वॉर्स लड़े, कई युद्ध लड़े और कई राजाओं को हराया। उनके साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिए, उनके राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिए। इस तरह उन्होंने अपने साम्राज्य को और एक्सपेंड किया और फैलाया। जो राजा हार गए थे उनमें से कई को फिर से उनके राज्य वापस दे दिए गए।
लेकिन शर्त यह थी कि वे समुद्रगुप्ता को ट्रिब्यूट यानी कर या भेंट देंगे। कुछ दूसरे राजा उसकी ताकत से डरकर बिना लड़े ही सबमिटेड यानी आत्मसमर्पण कर देते थे और मान जाते थे। हरी सेना ने भी लिखा है कि समुद्रगुप्ता आर्ट, लर्निंग, ट्रेड को सपोर्ट करता था, इसी वजह से उसका किंगडम रिच और सक्सेसफुल बना। समुद्रगुप्ता ने कुछ कॉइन्स खुद बनवाए। उनमें से एक कॉइन पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जैसे फिगर 7.6 में दिखाया गया। इससे पता चलता है कि वह सिर्फ वॉरियर नहीं बल्कि आर्ट लविंग राजा भी था। 7.5 फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, यह हरी सेना द्वारा लिखा गया एक इंस्क्रिप्शन दिखाता है। थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक किंग चूज टू प्रोक्लेम देयर अचीवमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन। सोचिए, राजा अपनी अचीवमेंट्स इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों या स्तंभों पर लेख के रूप में क्यों लिखते थे। इसके पॉसिबल रीजन हो सकते हैं कि ताकि आने वाली जनरेशन उन्हें याद रखे, ताकि उनकी पावर और ग्रेटनेस दिखाई दे और इतिहास में उनका नाम अमर हो जाए। फिगर 7.6 में समुद्रगुप्ता को वीणा बजाते हुए बैठे दिखाया गया है। कोइन की दूसरी साइड पर गॉडेस लक्ष्मी दिखाई देती है। लक्ष्मी वेल्थ और प्रोस्पेरिटी यानी धन और समृद्धि की देवी है, जो साम्राज्य की रिचनेस को दिखाती है। लेट्स रिमेंबर, लिखा है इसमें, कुछ एम्बिशियस किंग यानी कुछ महत्वाकांक्षी राजा अपने साम्राज्य को माइटी यानी ताकतवर बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे। इसका मतलब अपनी सुप्रीम पावर दिखाना और फ्यूचर के लिए अपनी लेगेसी छोड़ना। इतने बड़े इवेंट को याद रखने के लिए स्पेशल कॉइन्स मिंट किए जाते थे, बनाए जाते थे, जैसे फिगर 7.7 में दिखाया गया है। फिगर 7.7 में दिखाया गया कॉइन एक साइड पर अश्वमेध यज्ञ का सेक्रीफाइस हॉर्स दिखाया गया है, दूसरी साइड पर क्वीन को फ्लाई विस्क पकड़े हुए दिखाया गया है। यह कॉइन राजा की पावर, रिचुअल और प्रेस्टीज को दिखाता है। नेक्स्ट आगे लिखा है कि कुछ लिटरेरी सोर्सेस यानी कुछ साहित्यिक स्रोत हमें रूलर्स यानी शासकों, किंगडम्स यानी राज्यों और लोगों के बारे में डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन यानी जानकारी देते हैं। मतलब इतिहास जानने के लिए सिर्फ इंस्क्रिप्शन ही नहीं बल्कि किताबें और ग्रंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए विष्णु पुराण गुप्ता साम्राज्य के की रीजन्स यानी मुख्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। इसमें लिखा है कि गुप्ता डायनेस्टी शासन करेगी अनुगंगा यानी मिडल गंगेटिक बेसिन, गंगा नदी का मध्य क्षेत्र, प्रयागराज जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, सकीटा यानी अयोध्या और मगध जो आज लगभग बिहार है, और इनके सराउंडेड रीजन आसपास के इलाके भी। लेकिन जब गुप्ता साम्राज्य अपने पीक यानी अपनी चरम सीमा पर था तो यह इससे भी ज़्यादा बड़े क्षेत्र कवर करता था। इसमें शामिल थे आज का ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया, साथ ही सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से। मतलब गुप्ता एम्पायर बहुत वास्ट और पावरफुल था, बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली था। सेकंड पैराग्राफ में आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। लिखा है कि इमेजिन करो एक पूरी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना मुश्किल होता है। इसमें शामिल थे सोल्जर्स, एलिफेंट, हॉर्सेस, कुक्स यानी रसोइयाँ और दूसरे सपोर्ट स्टाफ भी। साथ ही सबके लिए फूड और सप्लाईज भी चाहिए होती थी। क्लियरली इसलिए साफ है कि ट्रिब्यूटरीज किंग्स यानी कर देने वाले अधीन राजा से कहा जाता था होगा कि वे खाने पीने की व्यवस्था करें, सेना की जरूरतें पूरी करें। यानी गुप्ता राजा अपने अधीन राजाओं से रिसोर्सेज और सपोर्ट लेते थे ताकि सेना को चलाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है अ ट्रेवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एज। इस हेडिंग का मतलब है गुप्ता काल में भारतीय समाज का विवरण एक यात्री की नज़र से। यानी अब हम गुप्ता समय को किसी राजा या इंस्क्रिप्शन से नहीं बल्कि एक फॉरेन ट्रैवलर की आंखों से देखेंगे। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में लिखा है कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे फिजियान, उन्होंने अर्ली 5th सेंचुरी सीई यानी 5वीं सदी की शुरुआत में इंडिया विजिट किया।
फिजियान ने यह यात्रा लॉन्ग एंड डिफिकल्ट पिलग्रिमेज के रूप में की, एक श्रद्धालु मतलब एक तीर्थ यात्रा के रूप में। यह यात्रा के मेन रीजन थे पवित्र बुद्धिस्ट साइट देखना, फेमस इंडियन स्कॉलर्स से सीखना, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठा करना ताकि वे ये सब इकट्ठा कर या सीख कर चाइना वापस ले जा सके। फिजियान ने पूरे इंडिया में एक्सटेंसिवली यानी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया। उसने ऑब्जर्व किया कल्चर यानी यहाँ की संस्कृति, गवर्नेंस यानी शासन व्यवस्था, और सोसाइटी यानी समाज, और इन सब को अपने एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के रूप में लिख लिया। यह सब उसने अपने देश चाइना के लोगों के लिए लिखा और हमारे लिए भी, क्योंकि उसकी ट्रेवलॉग आज भी सुरक्षित है। एक्सक्रेप्ट बॉक्स, येलो बॉक्स में यहाँ पर लिखा है, येलो सेक्शन में, कि नीचे फिजियान की ट्रेवलर का एक एक्सक्रेप्ट यानी एक अंश दिया गया है जिसमें उसने गुप्ता काल के समाज के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी है। लिखा है, फिजियान लिखता है कि लोग बहुत ज़्यादा न्यूमरस हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, न्यूमरस यानी बहुत ज़्यादा हैं, और हैप्पी हैं। उन्हें अपने घर रजिस्टर कराने या बार बार ऑफिशियल्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रिक्ट नहीं था, लोग रिलेटिवली फ्री लाइफ जीते थे। जो लोग रॉयल लैंड यानी राजा की ज़मीन पर खेती करते थे वे अपने अनाज का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देते थे। राजा के गार्ड्स और अटेंडेंट्स को सैलरी मिलती है, यानी स्टेट रन सिस्टम था, सब कुछ फ्री लेबर नहीं था। गंगेटिक प्लेन्स, जिसे यहाँ मिडल किंगडम कहा गया है, ये सिटीज़ सबसे ग्रेट बताए गए हैं। वहाँ के लोग रिच यानी अमीर, प्रोस्पेरस यानी समृद्ध, और काइंड एंड राइटियस यानी दयालु और धार्मिक थे। वेश्या फैमिली यानी मर्चेंट या ट्रेवर्स चैरिटी के लिए हाउस बनाते थे और मेडिसिन की व्यवस्था करते थे। मतलब रिच लोग समाज सेवा करते थे। पुअर, ऑर्फन्स और सिक यानी गरीब, अनाथ और बीमार लोग, इन सब की देखभाल की जाती थी। डॉक्टर्स इलाज करते थे और ज़रूरतमंद लोगों को फूड और मेडिसिन मिलती थी। शहरों में कई वेल्थी वेश्या एल्डर्स और फॉरेन मर्चेंट्स रहते थे। उनके ब्यूटीफुल होम थे। उनके फॉरेन ट्रेड्स की प्रोस्पेरिटी दिखती है। शहरों की लेन्स यानी गलियां साफ सुथरी और अच्छे ऑर्डर्स में रखी जाती थी। यह रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम नाम की बुक से लिया गया है, जो AD 399 से 440 के बीच लिखी गई थी और जिसे एल लेगी ने ट्रांसलेट किया। आउटकास्ट के बारे में लिखा है। आउटकास्ट का मतलब है ऐसे लोग जिन्हें समाज या संस्कृति से रिजेक्ट कर दिया गया हो, निकाल दिया गया हो। यहाँ इनका मतलब वे लोग जिन्हें वर्ण सिस्टम से बहुत नीचे माना गया और समाज में अलग रखा गया। आगे लिखा है कि फिजियान जैसे ट्रैवलर्स के अकाउंट वैल्यूएबल सोर्सेस होते हैं, लेकिन वे सिर्फ राइटर्स का पर्सनल पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम और समाज के लिमिटेड हिस्से का फोकस करते हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फिजियान ने चंडालास के साथ होने वाले हर्ष ट्रीटमेंट का भी जिक्र किया। चंडाल्स के साथ होने वाले हर्ष ट्रीटमेंट का भी जिक्र किया। उन्हें आउटकास्टेड माना जाता था, यानी छोटी जाति के माने जाते थे, और वे सिटी लिमिट से, शहरी इलाके से बाहर रहते थे। जैसे आप और आपके फ्रेंड एक ही टेक्स्ट को अलग अलग तरह से समझ सकती हैं, वैसे ही इतिहासकार ने भी एक ही सोर्स को डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस निकाले हैं, अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकती हैं। इसीलिए हिस्टोरियंस और ज़्यादा सोर्सेस देखती हैं ताकि इसलिए इतिहासकार और ज़्यादा सोर्सेस देखते हैं ताकि अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंफर्म कर सके, कोरोबोरेट यानी कंफर्म कर सके। यह हमें सिखाता है कि हिस्ट्री पढ़ते समय मल्टीपल सोर्सेस और अलग अलग पर्सपेक्टिव और कई इंटरप्रिटेशन देखना जरूरी है, तभी हम सही कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आगे लिखा है ग्लिम्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ग्लिम्स का मतलब होती है झलकियां। इस सेक्शन में गुप्ता साम्राज्य की शासन व्यवस्था, प्रशासन और पावर स्ट्रक्चर की झलक दिखाता है।
टॉपिक है इसमें गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सब टॉपिक, यह हिस्सा गुप्ता साम्राज्य की शासन व्यवस्था और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के बारे में बताता है। यहाँ पर लिखा है, चलो अब 7.8 में दिए गए मैप को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं। आप नोटिस करेंगे कि एक ही समय में कई किंगडम्स साथ साथ मौजूद थे, यानी गुप्ता साम्राज्य अकेले नहीं था। इनमें से कुछ साम्राज्य अपने कंट्रोल को बढ़ाने की एम्बिशन यानी महत्व आकांक्षा में एक दूसरे से युद्ध भी कर रहे होंगे। रिकॉल यानी याद कीजिए कि हमने पहले राज्य चलाने पर कौटिल्य के आइडियाज पढ़े थे। कौटिल्य के ने रूलर्स को सलाह दी थी कि वे अलायंस यानी मित्रता या संधि बनाए रखें। मित्र सप्तंगा यानी राज्यों के साथ अंग में से एक इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है। न्यू किंग्स न्यू टाइटल्स मतलब नए राजा और नए नए शाही टाइटल्स। गुप्ता रूलर्स खुद को पावरफुल दिखाने के लिए विशेष टाइटल इस्तेमाल करते थे। इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स हमें गुप्ता रूलर्स के टाइटल्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट यानी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। गुप्ता रूलर्स ने ये टाइटल्स अपनाए। महाराजा धीराज यानी राजाओं के भी राजा, सम्राट और चक्रवर्ती यानी पूरी पृथ्वी पर शासन करने वाला राजा, चक्रवर्ती। ये टाइटल्स यह दिखाते थे कि गुप्ता रूलर्स अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी यानी सर्वोच्च सत्ता वाला राजा मानते थे। वे पहले के रूलर्स सिर्फ राजन या महाराजन जैसे सिंपल टाइटल इस्तेमाल करते थे, लेकिन गुप्तास ने खुद को उनके सुपीरियर दिखाया, उनसे ज़्यादा पावरफुल दिखाया इन टाइटल्स की वजह से। नेक्स्ट है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज के बारे में कि गुप्ता रूलर्स ने अपने बड़े साम्राज्य को एक्सपेंड और कंसोलिडेट यानी फैलाने और मजबूत करने के लिए कई स्ट्रेटेजीज अपनाई। फर्स्ट है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट यानी युद्ध करके, सेकंड डिप्लोमेसी यानी समझदारी से बातचीत करके, और थर्ड अलायंसेस यानी दोस्ती और संधि करके। लास्ट मेथड इंक्लूड मैट्रिमोनियल अलायंस। इस स्ट्रेटजी में एक तरीका था मैट्रिमोनियल अलायंसेस यानी शादी के जरिए राजनीतिक रिश्ते बनाना। इसका एक फेमस एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। उनकी शादी वकटका किंगडम के एक प्रिंस से हुई। वकटकास गुप्ता के साउथ के नेबर्स थे यानी पड़ोसी थे। दुर्भाग्य से वकटका प्रिंस की जल्दी मृत्यु हो गई। इसी वजह से प्रभावती गुप्ता राज्य की रीसेंट रूलर बन गई, एक शासक। रीसेंट रूलर का मतलब है रीसेंट रूलर वह होता है जो किसी राजा की जगह टेम्पररी रूप से शासन करता है जब तक राज्य का असली शासक राज करने के सक्षम ना हो जाए। मतलब जब तक कि उनका बेटा यानी अगला राजा राज करने लायक ना हो जाए तब तक उन्हें वहां पर प्रभावती गुप्ता को शासन के लिए बैठाया गया। अपने शासनकाल में प्रभावती गुप्ता ने यह सुनिश्चित किया कि वकटका और गुप्तास के रिश्ते मजबूत बने रहे। उनके इन इंस्क्रिप्शंस में उसे टू किंग्स ऑफ मा कहा गया। इसका मतलब दो बेटे वकाटका थ्रोन पर राजा बने। अपने पिता की तरह प्रभावती गुप्ता भी विष्णु की भक्त थी। उन्हें विष्णु और उनके अवतार को समर्पित 7 टेम्पल्स बनवाने से जोड़ा जाता है। इनमें से कुछ टेम्पल्स आज के महाराष्ट्र में रामगिरी पर स्थित हैं। फिगर 7.9 में केवल्या नरसिम्हा टेम्पल दिखाया गया है। यह टेम्पल नरसिम्हा जो विष्णु के एक अवतार है उनको समर्पित है। कुछ इतिहासकार के अनुसार यह टेम्पल प्रभावती गुप्ता की बेटी ने अपनी मां की याद में बनवाया। आगे है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि गुप्ता साम्राज्य की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम यानी प्रशासन व्यवस्था बहुत वेल ऑर्गेनाइज थी। मतलब शासन चलाने का पूरा सिस्टम प्लान और स्मूथ था। गुप्तास ने सारा कंट्रोल सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं रखा। उन्होंने एम्पायर को प्रोविनेंस यानी प्रांतों में बांटा और जमीन दी, जैसे लोकल रूलर्स, प्रीस्ट यानी पुजारी और चिफ्टियंस यानी मुखिया, ताकि लोकल लेवल पर भी शासन चल सके।
इन लैंड ग्रांट्स यानी भूमि दान को कॉपर प्लेट्स यानी तांबे की पट्टिकाओं पर ध्यान से लिखा जाता था। इन लैंड ग्रांट्स को कॉपर प्लेट्स पर लिखा जाता था ताकि एक्यूरेट रिकॉर्ड्स रहे। आज के समय में आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसी कई कॉपर प्लेट खोजी हैं। इस सिस्टम में टैक्स कलेक्शन सही तरीके से होता था। गुप्ता रूलर्स एफिशिएंटली शासन कर पाते थे और साथ साथ लोकल लीडर्स को भी अपने एरिया पर कुछ कंट्रोल मिलता था, यानी सेंट्रल प्लस लोकल इक्वल्स टू बैलेंस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है थ्राइविंग ट्रेड। थ्राइविंग ट्रेड का मतलब है तेजी से फलता फूलता व्यापार। अब हम गुप्ता साम्राज्य के गुप्ता काल की इकोनॉमिक और ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि गुप्ता की इनकम का प्राइमरी सोर्स था लैंड टैक्स, यानी खेती से टैक्स सबसे ज़्यादा मिलता था। गुप्ता की इनकम के अदर सोर्सेस भी थे, जैसे फाइन्स यानी जुर्माना, माइंस पर टैक्स लगाना, इरिगेशन यानी सिंचाई से धन कमाना, ट्रेड यानी व्यापार से, और क्राफ्ट यानी हाथ से बने कलाओं या शिल्पलेखों से। यह सारा रिवेन्यू इस्तेमाल होता था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में यानी शासनकाल चलाने में, आर्मी को मेंटेन करने में, टेम्पल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, और स्कॉलर्स और आर्टिसियंस को सपोर्ट करने में। इसी वजह से गुप्ता पीरियड को गोल्डन एरा कहा गया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेड नेटवर्क। इसमें लिखा है कि इतना बड़ा एम्पायर, हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा एम्पायर तभी टिक सकता है जब इंटरनल ट्रेड यानी देश के अंदर और एक्सटर्नल ट्रेड यानी विदेशी व्यापार दोनों स्ट्रोंग हो। गुप्ता एरा में इंडिया का व्यापार होता था। गुप्ता एरा में इंडिया में बहुत व्यापार होता था। मेडिटेरियन वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। इंडिया एक्सपोर्ट करता था टेक्सटाइल, स्पाइसेस यानी मसाले, आइवरी यानी हाथी दांत, और जेमस्टोन यानी रत्न। इंडियन ओशियन का ट्रेड नेटवर्क, व्यापारी नेटवर्क, इंडियन पोर्ट्स को दूर दूर के मार्केट से जोड़ता था। शिप्स के जरिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था, एक लॉन्ग व्यापार। मेडिटेरियन की ओर जाते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप था, वो था सोकोट्रा आइलैंड। यह आइलैंड अरेबियन सी में स्ट्रेटेजिकल लोकेटेड है, यानी ट्रेड के लिए परफेक्ट जगह है। आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस मिले हैं स्कॉटलैंड आइलैंड से, जैसे पोट्री, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इंस्क्रिप्शन, बुद्धा स्तूपा जैसे डिज़ाइन। इससे साबित होता है कि इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन व्यापारी कई सदियों तक वहाँ मौजूद थे। वहाँ ट्रेडर्स आते थे इजिप्ट, अरेबिया, रोम, ग्रीस से भी। यह छोटा सा आइलैंड एक बहुत बड़ा सबूत है कि इंडियन ओशियन ट्रेड ने रिच कल्चर एक्सचेंज को बढ़ावा दिया। मतलब सिर्फ सामान नहीं, कल्चर, आइडियाज और ट्रेडिशंस भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। आगे है न्यू आइडियाज एंड वंडर्स, द क्लासिकल एज। इस हेडिंग का मतलब है नई सोच और अद्भुत उपलब्धियां, शास्त्रीय युग। यह सेक्शन बताएगा कि गुप्ता काल को भारत का क्लासिकल एज क्यों कहा जाता है। लिखा है, जैसा कि हमने पहले देखा, गुप्ता रूलर्स विष्णु के डिवोट फॉलोअर्स यानी गहरे भक्त थे। यह बात उनके कोइंस और इंस्क्रिप्शन में अक्सर दिखाई देती है। लेकिन गुप्तास सिर्फ एक धर्म या विचार तक सीमित नहीं थे। वे अदर ट्रेडिशंस, अदर परंपराएं और अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स यानी विचारधाराओं को, स्कूल ऑफ थॉट्स का मतलब है विचारधाराओं को भी सपोर्ट करते थे। गुप्ता रूलर्स ने बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को पैट्रोनेज यानी संरक्षण और सहायता दी। इसमें शामिल थे प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी और कई दूसरे बुद्धिस्ट विहारा। विहारा का मतलब है बौद्ध मठ। गुप्ता रूलर्स का अप्रोच इंक्लूसिव यानी सबको साथ लेकर चलने वाला और ओपन यानी खुला हुआ था। गुप्ता रूलर्स का अप्रोच सबको साथ लेने वाला और खुला हुआ था। वे अलग अलग धर्मों और विचारों को एक्सेप्ट करते थे। इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आगे की क्लासेस में और डिटेल में पढ़ा जाएगा। फिगर 7.11 में नालंदा यूनिवर्सिटी के रिमेन्स दिखाए गए हैं। यह दिखाता है कि नालंदा कितना विशाल और एडवांस लर्निंग सेंटर था। गुप्ता पीरियड में
यहाँ पे लिखा है इंडीड द prolonged period of peace and stability during the Gupta period promotes notable achievement in various fields, leading some historians to label this period the classical age of India. मतलब गुप्ता पीरियड में लंबे समय तक पीस और स्टेबिलिटी बनी रही। इसी वजह से अलग अलग फील्ड्स में नोटेबल अचीवमेंट यानी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई। इसीलिए कई इतिहासकार इस काल को भारत का क्लासिकल एज कहते हैं। यह वह समय भी था जब पहले के युगों का ज्ञान कंसोलिडेट यानी इकट्ठा किया गया और न्यूमरस टेक्स्ट यानी कई ग्रंथों में लिखा गया। सांस्कृतिक लिटरेचर उस समय बहुत फला फूला। इसमें शामिल था कालिदास की रचनाएं और कई मेजर पुराण। आगे आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में बड़े बड़े डिस्कवरीज और एडवांसमेंट दर्ज किए। इस समय मेडिकल टेक्स्ट भी लिखे गए जिनमें मेडिकल थ्योरी और प्रैक्टिसेस को कंपाइल और रिफाइन किया गया, यानी मेडिसिन साइंटिफिक बनी। मेटलर्जी यानी मेटलर्जी का मतलब है धातु विज्ञान, मेटल से रिलेटेड साइंस में भी काफ़ी प्रोग्रेस हुई। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रस्ट रेसिस्टेंट आयरन पिलर जो आज भी बिना जंग के खड़ा है। पीस और स्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमी स्ट्रोंग हुई। इससे स्टेट को मौका मिला कि वह स्कॉलर्स, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट को सपोर्ट करे। यही कारण बना कल्चर और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ का। चंद्रगुप्त सेकंड अपने आसपास लर्न मैन यानी विद्वान व्यक्ति, पोइट्स यानी कवि और आर्टिस्ट को रखते थे। उन्हें इन टैलेंट को प्रोटोनेज यानी संरक्षण और सम्मान दिया, जिससे उसका रॉयल कोर्ट बहुत रिच और कल्चर्ड बना। अब हम इस गुप्ता काल को कुछ रिमार्केबल फिगर यानी कुछ महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। फिगर 7.12 में चंद्रगुप्त सेकंड को युद्ध पर जाते हुए दिखाया गया है। यह आर्टिस्ट की इमेजिनेशन है जो 1920 के समय बनाई गई थी। आगे है आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट ही लिव इन कुसुमपुरा near present day Patna, a famous center of learning around 500 CE and authored a short treatise of mathematics and astronomy called आर्यभट्टिया। मतलब आर्यभट्ट कुसुमपुरा में रहते थे जो आज के पटना के पास है। कुसुमपुरा उस समय फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग था। आर्यभट्ट लगभग 500 CE के आसपास हुए और उन्होंने मैथ और एस्ट्रोनॉमी पर एक छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टिया। आर्यभट्ट ने सन, मून और प्लैनेट्स की मूवमेंट निकालने के लिए फॉर्मूलेस दिए। उन्होंने यह भी बताया कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है और इसी वजह से डे और नाइट बदलते हैं। यह आइडिया अपने समय में बहुत आगे का था। आर्यभट्ट ने एक साल की लेंथ बताई, 365 डेज, 6 आवर, 12 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। आज की मॉडर्न कैलकुलेशन से सिर्फ कुछ मिनट का ही डिफरेंस था। यह दिखाता है कि उनकी कैलकुलेशन कितनी एक्यूरेट थी। आर्यभट्ट ने अर्थ के साइज का काफ़ी सही अनुमान लगाया। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स की सही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी थी। उन्होंने इसे अंधविश्वास से नहीं बल्कि साइंस से समझा। आर्यभट्ट का काम इंडिया ही नहीं दूसरे देशों के लिए भी साइंस की फाउंडेशन बन गया, साइंस की नींव बना। मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट ने कैलकुलेशन की टेक्निक्स, इक्वेशन सोल्व करने की मेथड्स बताए। इनमें से कई चीज़ें आज आप स्कूल में पढ़ते हैं बिना यह जाने कि वह 1500 साल पहले बनाई गई इक्वेशन थी। नेक्स्ट है वराहमिहिर के बारे में। वराहमिहिर उसी गुप्ता पीरियड के थे। वह मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर थे। वराहमिहिर उज्जैन में रहते थे। उज्जैन लर्निंग और स्कॉलरशिप के लिए बहुत फेमस शहर था। उनकी फेमस इंसाइक्लोपीडिया बुक थी बृहत संहिता। इस बुक में बहुत सारे सब्जेक्ट थे, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग और फार्मिंग तक। यानी यह एक ऑल इन वन नॉलेज बुक थी। वराहमिहिर की कुछ खास बातें थी।
दुनिया को ध्यान से ऑब्जर्व करना, लॉजिकल रीजनिंग लगाना और ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ उसे जोड़ना। इसी वजह से उन्हें साइंस का पायोनर यानी अग्रदूत माना जाता है। फिगर 7.13 में वरहा मीराकी को साइंस स्टूडेंट्स और साइंस समझाते हुए आर्टिस्ट की इमेजिनेशन से दिखाया गया है। फिगर 7.14 में एक यक्ष यानी देवता जैसा एक कैरेक्टर बादलों को अपना मैसेज देता हुआ दिखाया गया है। यह सीन मघाधुतम पोयम से लिया गया है। आगे है कालिदास के बारे में। कालिदास की लाइफ के बारे में ज़्यादा हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं मिलते। कहानीकारों या लेजेंड्स यानी कहानीकारों या लोक कथाओं के अनुसार शुरुआत में लोग उनका मजाक उड़ाते थे। उनकी रिडिक्यूल्ड यानी मजाक उड़ाने ने उन्हें हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट किया और उन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर लिया। कालिदास संस्कृत लिटरेचर में अपने शानदार योगदान के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी पोइट्री बहुत रिफाइंड यानी सुधरी हुई और ब्यूटीफुल मानी जाती है। उनकी सबसे फेमस रचनाओं में से एक है मघाधुतम, जिसे इंग्लिश में द क्लाउड मैसेंजर कहा जाता है। इस पोयम की कहानी है यक्ष माइनर डाइटी, एक छोटा देवता की, जिसे उसके मास्टर ने उस घर से बैनिश कर दिया यानी निकाल दिया। वह यक्ष एक पासिंग क्लाउड्स के जरिए अपने बिलव्ड को मैसेज भेजता है, अपने प्यार को मैसेज भेजता है। यह पोयम सिर्फ लव की फीलिंग ही नहीं बताती, बल्कि नॉर्थ इंडिया के लैंडस्केप और वहाँ के वेदर, सब कुछ इन सब का बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है जब क्लाउड संदेश लेकर बिलव्ड तक जाता है। डोंट मिस आउट, इसमें कोडिफाइड के बारे में लिखा है। कोडिफाइड का मतलब है किसी नॉलेज को ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से लिखकर तय रूप में देना। क्वेश्चन है, डिड यू नो द आयुर्वेद गोट कोडिफाइड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद को गुप्ता पीरियड में कोडिफाइड किया गया, यानी आयुर्वेदा को प्रॉपर सिस्टम में लिखकर ऑर्गेनाइज किया गया। आयुर्वेद इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जिसकी रूट्स कई सदियों से तक जाती हैं। आयुर्वेद की फेमस बुक चरखा संहिता, सुश्रुता संहिता, इसका फाइनल कंपाइलेशन गुप्ता पीरियड में हुआ। इन्हीं टेक्स्ट पर आज भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बेस्ड है। इन टेक्स्ट में बताया गया है कि डिजीज़ की पहचान, डायग्नोसिस यानी डिजीज़ की पहचान, उनका ट्रीटमेंट, डाइट का महत्व, मेडिसिन कैसे बनानी है और उस समय की एडवांस सर्जिकल टेक्निक्स कैसी थी, ये सब इसमें बताया गया है। इम्पोर्टेंटली आयुर्वेदिक का मेन फोकस है होलिस्टिक हीलिंग, यानी माइंड, बॉडी और नेचर तीनों के बीच डीप कनेक्शन। द क्वेस्ट फॉर ब्यूटी, इस हेडिंग का मतलब है सुंदरता की खोज। अब हम गुप्ता काल की आर्ट, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है कि गुप्ता रूलर्स ने ऐसे इन्वायरमेंट बनाया जहां क्रिएटिविटी और क्राफ्टमैनशिप खूब थ्राइव्ड यानी फली फूली। इस समय हिस्ट्री की कई आइकॉनिक आर्टवर्क बनी। मैनी की इन सेंटर्स ऑफ आर्ट इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी इस समय कई आर्ट सेंटर्स उभरे, जैसे सरनाथ यानी बुद्धा की एग्जिस्टिंग स्कल्पचर के लिए फेमस, जो वाराणसी के मतलब उत्तर प्रदेश में वाराणसी के आसपास मौजूद था। अजंता केव्स जो ओ इंस्पायरिंग है, जो आज के समय महाराष्ट्र में है। आगे है उदयगिरी केव्स में बने रॉक कट केव्स और देवताओं की डिटेल कार्विंग, जो मध्य प्रदेश में मिलती है। ये भी गुप्ता पीरियड के शानदार कला का एक एग्जाम्पल है। इस कला को अक्सर गुप्ता आर्ट कहा जाता है। इसने एस्थेटिक और ब्यूटी के बहुत हाई स्टैंडर्ड तय किए, जो आने वाले समय पर लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ दिए। नेक्स्ट है द डिक्लाइन ऑफ द गुप्तास। डिक्लाइन का मतलब है पतन या कमजोर पड़ जाना। इस सेक्शन बताएगा कि इतना पावरफुल गुप्ता एम्पायर धीरे धीरे कमजोर कैसे हुआ। लिखा है 6th सेंचुरी सीई तक गुप्ता साम्राज्य में डिक्लाइन के साइन दिखने लगे। बाद के रूलर्स को एक्सटर्नल इन्वर्जन यानी बाहर के हमले का सामना करना पड़ा।
हुना जो सेंट्रल एशिया से आए थे, बहुत भयंकर थे, फायर्स यानी बहुत भयंकर थे। उन्होंने गुप्ता साम्राज्य पर बार बार अटैक किए, जिससे नॉर्थ इंडिया पर गुप्ता कंट्रोल कमजोर हो गया। उसी समय कई पावरफुल रीजनल रूलर्स भी उभर आए। इनमें गुप्ता साम्राज्य के अंदर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स यानी आंतरिक झगड़े बढ़ गए। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या यही गुप्ता साम्राज्य का अंत था, या फिर इंडियन हिस्ट्री में किसी नए मोड़ की शुरुआत हुई? इस क्वेश्चन का जवाब बुक्स के नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। मीनवाइल इन द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब इसी दौरान दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में क्या हो रहा था। अब फोकस गुप्ता साम्राज्य से हटकर दूसरे रीजन्स पर जाएगा। लिखा है कि चलो फिर से 7.8 फिगर के मैप को देखते हैं। जब गुप्तास नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, तब पल्लव डायनेस्टी दक्षिण भारत में एक पावरफुल डायनेस्टी बनकर उभरी। उन्होंने धीरे धीरे आज के तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को अपनी पावर से दबा दिया या हथिया लिया। पल्लवास की ओरिजिन साफ साफ नहीं पता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे पहले सतनवाहा डायनेस्टी के अधीन ट्रिब्यूटरी पावर थे। जब सतनवाहा कमजोर पड़े, तब पल्लवास पावरफुल बन गए। पल्लवा आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत बड़े संरक्षक थे। पल्लवा आर्ट और आर्किटेक्चर के बहुत बड़े संरक्षक थे। अधिकतर पल्लवा रूलर्स शिव के भक्त थे। उन्होंने मैग्निफिसेंट टेम्पल और रॉक आर्ट केव्स बनवाए, जिनमें वे कुछ को हम क्लासिकल इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ते समय देखेंगे। पल्लवा की कैपिटल थी कंचीपुरम। इसे सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स भी कहा जाता है। यह दक्षिण भारत का एक बड़ा सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया। घाटिका सीखने के सेंटर्स थे जो सतवाहन पीरियड में शुरू हुए। इन्होंने एजुकेशन को इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए अच्छा माहौल बनाया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कमरापुरा किंगडम था, जिस पर वर्मान डायनेस्टी रूल करती थी। इसका एरिया फैला हुआ था ब्रह्मपुत्र वैली, जो कि आज का असम है, और आज के बंगाल और बांग्लादेश के कुछ नॉर्थर्न हिस्सों तक। असम की ब्रह्मपुत्र वैली का एक एंशियंट नाम था प्रगज्योतिषा। इस नाम का जिक्र मिलता है रामायण में और महाभारत में। महाभारत में भगदत्ता का जिक्र है, जो ज्योतिषा का राजा था। भगदत्ता। इस नेक्स्ट है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ गुप्ता आर्ट। इस सेक्शन में गुप्ता आर्ट के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं, जैसे स्कल्पचर, टेम्पल्स और कार्विंग। इस फिगर में गुप्ता पीरियड की टेराकोटा स्कल्पचर दिखाई गई है, जो गंगा और यमुना नदियों को दर्शाती है। गंगा मकारा यानी मगरमच्छ जैसे मिथिकल क्रिएचर पर खड़ी है। यमुना कछुए पर खड़ी है। पानी उनके सिर से बहता हुआ दिखाई देता गया है, जो नदियों के रूप में उनकी मैनिफिस्टेशन दिखाता है। आगे बढ़ते हैं उसी पार्ट को जहां ये लास्ट पैराग्राफ छोड़ा हुआ था। हाँ, तो यहां से शुरू होता है कि प्रयागज्योतिषा, जो आज का असम है, उसके राजा महाभारत युद्ध में कौरवास की तरफ से लड़े थे। कुछ हिस्टोरिकल रूलर भगदत्ता को अपना एंसिस्टर यानी पूर्वज भी मानते हैं। जो भी हो, कमरापुरा किंगडम एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर और पॉलिटिकल सेंटर था। यहाँ टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, लर्निंग के हब्स की तरह खूब फले फूले। बोथ पल्लवास और कमरापुरा, पल्लवा डायनेस्टी और कमरपुरुपा, दोनों का जिक्र प्रियस्थी में मिलता है, जिसे हमने पहले पढ़ा था। अपने साउदर्न कैंपेन के दौरान समुद्रगुप्ता ने एक पल्लव रूलर को हराया, लेकिन उस क्षेत्र पर सीधा कब्जा नहीं किया। इसके बजाय समुद्रगुप्ता ने लोकल राजा को उसकी गद्दी पर रहने दिया। शर्त यह थी कि वे उसके रूल स्वीकार करें और बदले में कर भी दें। इस नीति ने राज्यों के बीच पीसफुल रिलेशन बनाए रहे।
इसी तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी समुद्रगुप्त ने कमरूपा को के रूलर्स को हराया, लेकिन वह भी डायरेक्ट रूल नहीं किया। अब यह हम अब तक यह हम पैटर्न कई बार देख चुके हैं, जितना लेकिन सीधा शासन ना करने, ट्रिब्यूटरीज अपनाना। मतलब यहाँ पे लिखा है बाय नाउ वी हैव सीन दिस पैटर्न रिक्योर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। अब तक यह पैटर्न हम कई बार देख चुके हैं, जीतना लेकिन सीधा शासन न करने करके ट्रिब्यूट सिस्टम्स अपनाना, यानी कर अपनाना। कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर में लिखा है लास्ट पैराग्राफ में कि गुप्ता पीरियड रिमार्केबल प्रोग्रेस यानी अद्भुत उन्नति का समय था। गुप्ता साम्राज्य का प्रभाव सिर्फ उसकी सीमा तक सीमित नहीं था, उसने आर्ट, साइंस, लिटरेचर, गवर्नेंस को कई सदियों तक सेप दिया। गुप्ता काल में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मेटलर्जी जैसे फील्ड में बड़ी एडवांस हुई। इन्हीं एडवांस ने फ्यूचर की साइंस और टेक्नोलॉजी को फाउंडेशन रखी। गुप्ता काल के सुंदर टेम्पल्स और संस्कृत लिटरेचर आज भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। गुप्तास ने एक स्टेबल और प्रोस्परस सोसाइटी यानी समृद्ध सोसाइटी बनाई। उन्होंने फ्यूचर रूल्स के लिए एक मॉडल सेट किया। गुप्तास की लेगेसी आज भी इंडिया की कल्चर, ट्रेडिशन, वे ऑफ लाइफ में जिंदा है। इसलिए गुप्ता एरा इंडियन हिस्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।